जो था कल वो है बीता पल, जो आएगा कल उसकी भी तू फिक्र न कर। जीना है तो आज में जी, ये पल ही है असली जीवन। कुछ इसी शर्तों के साथ जीने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार से हम आज आपको मुलाकात करा रहे हैं। जानकारी थी जहानाबाद के बारे में या फिर जानकारी नहीं थी? देखिए, खौफ शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है नहीं। पहाड़ पे चढ़े तो काफी पत्थर पकड़ के चढ़ना पड़ा। जानकार बताते हैं सर कि आप बहुत जिद्दी हैं, सरकार की बात नहीं मानते थे। हर जगह मुझे आनंद मिला। जहानाबाद जिले के लोगों ने बहुत अधिक प्यार दिया क्योंकि झारखंड में कोई ऐसी चुनौती जो आपके विपरीत लगा? झारखंड में चुनौती मुझे प्राप्त हुई देवघर जिले में जब मैं था। बड़े बड़े पदाधिकारी रहे सर, रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आ गए हैं, विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। क्या अरुण कुमार भी कभी भाग आजमाना चाहेंगे एक बार? कहानी जिंदगी की में आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बिहार, झारखंड के अलग अलग जिलों में रहकर विकास के इतिहास को रचने का काम किया। एक आईएएस ऑफिसर जो कई जिले के इतिहास को बदला, कई जिलों में अपनी पहचान छोड़ गए और 20 वर्ष बाद भी उस जिले में अगर कोई जाते हैं तो नेम प्लेट उसी आईएएस ऑफिसर की दिखती है। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव रहे, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव रहकर अपनी सेवा का मतलब अंत किए, लेकिन आज उनके साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं इस बात को जानने के लिए कि पहली पोस्टिंग कहाँ हुई और आखिरी पोस्टिंग कहाँ हुई और ये सफर किस तरीके से बिता। हमारे साथ आईएएस ऑफिसर डॉक्टर अरुण कुमार हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, आपका पोस्टिंग उस जिला में हुआ था सर जिस जिला में आने से लोग डरते थे। पहली बार डीएम बनकर आप आए थे। जहानाबाद में आज भी दर्जनों ऐसे बिल्डिंग है सर जिस पर आप ही का नाम दर्ज है। शुरुआत कैसा रहा और अंत कैसा रहा सर? देखिए, जहानाबाद जिले में पहला पदस्थापन जिला दंडाधिकारी के रूप में मेरा 1995 में हुआ और बिहार आने को ही मैंने अपने कैरियर में एक चुनौती माना था, क्योंकि हम लोग की जो राष्ट्रीय अकादमी है मसूरी में, वहाँ राष्ट्र ख्याति के अधिवक्ता नानी पालकीवाला ने हमें संबोधित करते हुए कहा था कि नथिंग मूव्स इन बिहार एक्सेप्ट द गैंजेस। तो जब मुझे बिहार मिला तो मैंने कहा कि जब स्टेट मिल ही गया है कैडर के रूप में, तो ये जो सोच है कि यहाँ कुछ नहीं मूव करता है, इसको हम लोग मूव करके दिखाएंगे और एक चुनौती के रूप में लिया। और जब चुनौती लेता है तो आदमी अच्छा बुरा नहीं देखता है, अपना आराम नहीं देखता है, अपनी खुशी नहीं देखता है, उसमें हर चीज को झोंक देता है। तो जहानाबाद जिले में जो मेरा पदस्थापन हुआ दंडाधिकारी के रूप में, तो मैंने उसे एक चैलेंज के रूप में लिया और उद्देश्य था कि कैसे लोगों से जुड़ करके लोगों की समस्याओं का लोगों के द्वारा ही निष्पादन किया जाए, लोगों का मदद लेते हुए। और उसमें यहाँ के सभी लोगों से सहयोग प्राप्त हुआ और आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जितने भी पदस्थापन हुए, अपने सेवा काल के एक एक दिन का मैंने भरपूर आनंद लिया, क्योंकि हर दिन को मैंने चुनौती के रूप में लिया और जो भी चुनौती मुझे मिली उस चुनौती का मैंने न केवल मजबूती से सामना किया, बल्कि उसमें प्रभु के आशीर्वाद से, सीनियर्स के मार्गदर्शन में, अपने साथियों के सहयोग से हमेशा सफलता हासिल करी। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक संतोष का विषय है। जहानाबाद जिले में भी बहुत आनंद आया, बहुत हमने काम किया, लोगों के साथ मिलकर काम किया, लोगों को मिलाकर काम किया, लोगों की इच्छाओं के अनुकूल काम किया। जो उन्हें जरूरत थी उस जरूरत को उनसे हमने पूछा। गांव गांव हम लोग सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जाते थे और जहां पे जनता दरबार आयोजित करते थे, यह पूछ करके कि कहां कहां पे आज तक कोई नहीं गया कलेक्टर। तो ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र, चाहे हमें पैदल चलना पड़े, चाहे हमें नदी को पैदल क्रॉस करना पड़े, पानी में डूब करके क्रॉस करना पड़े, घुटने भर पानी है, तो हमने उस चैलेंज को लिया, चाहे कोई भी कष्ट हो, और पूरे सरकारी तंत्र को इसके लिए जवाबदेह बनाया, उनसे सहयोग प्राप्त किया और बहुत आनंद आया। आपको जानकारी थी जहानाबाद के बारे में?
या फिर जानकारी नहीं थी? क्योंकि जहानाबाद जहानाबाद केवल आने से पहले लोग खौफ में जो है, खौफ से डरते थे, 4 दिन 5 दिन तक के खाना नहीं खाते थे कि जहानाबाद जाना है। देखिए, खौफ शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है नहीं। और मेरे पिताजी फौज में रहे हैं और उन्होंने 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई लड़ी। तो इसलिए खौफ शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है और हर समस्या का समाधान होता है। जहानाबाद के बारे में मुझे पहले से जानकारी थी, लेकिन जब ये चैलेंज सरकार ने मेरे को दिया, तो उस चैलेंज को मैंने सहर्ष स्वीकार किया और सभी के सहयोग से मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने सफलतापूर्वक निभाया। हम जहानाबाद पर ही बात करते हैं। जहानाबाद में तो वैसे कई काम आपके किए हुए हैं जो आज भी दिखाई देते हैं। लेकिन बानावर में जो सीढ़ी बनाने का निर्णय था, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ था? कैसे लगा कि इतना बड़ा पहाड़ को काट देंगे, सीढ़ी बना देंगे? देखिए, वाणावर कैसे संभव हुआ था एक सर? बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और प्राचीन भारत की एक धरोहर है। यहाँ की जो रॉक कट केव्स है, मोनोलिथिक रॉक कट केव्स हैं, ग्रेनाइट की केव्स हैं, उनमें जो कार्य हुआ है, वह कार्य अद्भुत और अलौकिक है। किसी भी व्यक्ति को रोमांचित करने के लिए काफ़ी है। तो जब पहली बार मैं वाणावर गया, जॉइन करने के कुछ ही दिनों बाद मुझे अवसर प्राप्त हुआ। हमारे एक पार्षद होते थे शकील अहमद खान साहब, मकपा गांव था वहीं पे मखदूमपुर के पास ही। तो वो मुझे ले गए और फिर वहां से मैं वाणावर मेरा जाना हुआ। तो जब बोले कि ऊपर सिद्धेश्वर नाथ जी का मंदिर है, मैंने कहा जरूर मंदिर जाएंगे हम लोग। और जब पहाड़ पे चढ़े तो काफी पत्थर पकड़ के चढ़ना पड़ा। लोगों ने कहा कि सर यहाँ पे सीढ़ी नहीं है। तो मैंने पूछा कि भाई सीढ़ी कैसे बनेगी? बोले कि ये तो वन क्षेत्र है, सरकार तो सीढ़ी बना नहीं सकती है। तो वहां के स्थानीय ग्रामीणों को, एक अलाउद्दीन खान थे, एक रविंद्र थे, और भी बहुत सारे लोग थे, उन सबको हमने उत्प्रेरित किया कि भाई आप लोग मिल करके कुछ ऐसा कार्य करें कि सीढ़ी यहाँ बन जाए। और सब लोगों का मोटिवेट किया, उत्प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप वो सीढ़ी बनी। और वहां पर और भी बहुत सारे कार्य हुए। वन विभाग के सहयोग से हमने बहुत सारे काम किए वाणावर को सुंदर बनाने की दिशा में। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज वो सीढ़ी होने से लोग बाबा सिद्धेश्वर नाथ के दर्शन प्राप्त करते हैं और एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में वाणावर ने अपनी पहचान स्थापित की है। जानकार बताते हैं सर कि आप बहुत जिद्दी हैं, सरकार की बात नहीं मानते थे। कब-कब मुश्किल दौर आया और सबसे ज़्यादा मुश्किल कब लगा? कभी ऐसा लगा कि अब नौकरी छोड़ देखिए, दें? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि नौकरी छोड़ करके ही मैं सेवा में आया था। मैं अच्छी नौकरी कर रहा था, मैं मर्चेंट नेवी में था और मन में एक विचार आया कि देश के लिए सीधा कुछ किया जाए। तो नौकरी छोड़ने का तो विचार ही नहीं। और जिद्दीपन जो है वो कार्य के प्रति जिद्दीपन, और कार्य को करना है, वो जुनून उसको बोल सकते हैं, पैशन उसको बोल सकते हैं। उसको इस तरह का जिद्दीपन नहीं बोल सकते कि मुझे कोई गलत काम करना है, उसका जिद्दीपन है। मतलब सरकार की बात नहीं मानते थे। सरकार की बात हमेशा मानी है। सरकार को उस परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि अब बहुत से कॉम्प्रोमाइज करने वाली बातें होती हैं। तो कॉम्प्रोमाइज करके बहुत परिणाम हासिल नहीं होता है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो परिणाम प्राप्त नहीं होता है। और यह इसका उदाहरण जो आज बिहार शरीफ में शांति है, सांप्रदायिक सद्भाव है, वह उसका एक परिचायक है। जब हमें बोला गया कि आपने ये 144 क्यों लगाई, एक पाइपलाइन थी, उसमें 144 क्यों लगाई, उसमें बैरिकेडिंग क्यों करी, उसमें पुलिस को क्यों उतारा, लेकिन मैंने कहा कि ये जनता के भले के लिए किया है और इसका अच्छा परिणाम आएगा। और मुझे वहां के सभी लोगों से, सभी संप्रदाय से सहयोग प्राप्त हुआ और उस सहयोग के फलस्वरूप एक बहुत कम समय अवधि में मैं उस ऐसी समस्या जिससे हजारों लोगों ने अपनी जान, हर वर्ष लोग मरते थे, एक कम्युनल प्रॉब्लम थी पाइपलाइन को लेकर के, उसको समाधान किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस समय जो उसका मुझे पूछ रहे थे कि ऐसा आपने क्यों कर रहे हैं, उन्हें बहुत उसका आनंद आया। बोले आपने बहुत अच्छा काम किया। आपको सबसे ज़्यादा किस जिला का याद आता है? कहाँ आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिला सर? मुझे हर जिले में मोहब्बत मिली, हर जगह मुझे आनंद मिला। जहानाबाद जिले के लोगों ने बहुत अधिक प्यार दिया, क्योंकि समय भी मैंने यहाँ पे 3 वर्ष के लगभग समय गुजारा। तो यहाँ के चप्पे चप्पे में मैं घूमा, यहाँ का बहुत आनंद मिला। जबकि यहाँ पे उग्रवाद प्रभावित जिला था, काफी परेशानियां थी, काफी समस्याएं थी, लेकिन लोगों के सहयोग से बहुत हमने समस्याओं पर
काबू पाया, समस्याओं को निपटाया, बहुत से ऐसे-ऐसे काम किए जो लोग सोच नहीं सकते थे, लेकिन वो आज भी मेरे मानस पटल पर ज़िंदा हैं। मुझे बहुत आनंद आया जहानाबाद ज़िले में। बिहार झारखंड जब अलग हुआ तो आप झारखंड का हिस्सा हो गए, उसके बाद झारखंड में सेवा दिए। झारखंड में कोई ऐसी चुनौती जो आपके विपरीत लगा? झारखंड में चुनौती मुझे प्राप्त हुई देवघर ज़िले में जब मैं था। तो देवघर ज़िले में बहुत बड़ा वहाँ पर बाबा मंदिर है और मंदिर का प्रांगण में बहुत गंदगी रहती थी, प्रांगण विकसित नहीं था और लोग शौच भी कर देते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो मैंने वहाँ के माननीय पंडा समुदाय से विचार विमर्श किया, उन्हें समझाया, हालाँकि समझने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर मैंने उन्हें बाबा का हवाला दिया कि बाबा ने मुझे भेजा है इसी समस्या के निपटाने के लिए, आप लोग सहयोग करें। उनका सहयोग प्राप्त हुआ, जो उनकी लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए और जो चुनौती और विरोध बहुत हुआ था सर। चुनौती विरोध, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि जब नीयत साफ हो, इरादे मजबूत हो और एक दूरदर्शिता हो आपके निर्णय में, तो निर्णय सफल होना ही होना है और वही हुआ। आज जो आप भव्य बाबा मंदिर का प्रांगण आप देख रहे हैं, वो उसी का परिणाम है जब हम लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसका सफलतापूर्वक सामना किया। मतलब भगवान शंकर को बिहार में भी याद किए और वहां जाकर के झारखंड में भी याद सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान शंकर हो, भगवान कृष्ण हो, जितने प्रभु हैं, अल्लाह है, किए। आस्था है सर भगवान में। सब में आस्था है। मुख्य सचिव रहे सर आप झारखंड सरकार के उस दौर में जब सरकार के आप बहुत मतलब करीब वाले पदाधिकारी में नहीं गिने जाते थे। कई लोग कहते हैं कि और भी बड़ा ऊंचा ओहदा मिल जाता अगर सरकार से समझौता कर लेते। नहीं, सरकार से समझौते का मुझे समझ नहीं आया। सरकार से समझौते का तो कोई जैसे सवाल ही बहुत सारा उत्पन्न नहीं सर होता है। नेता लोग गलत पैरवी करते हैं, अगर 100 पैरवी कर रहे हैं तो 80 गलत पैरवी करते हैं। गलत कुछ पैरवी पदाधिकारी हैं कि को मानते गलत हैं। पैरवी को हम लोगों ने कभी तरजीह नहीं दी, क्योंकि गलत पैरवी के परिणाम भी गलत होते हैं। आज हमें नजर नहीं आते हैं, लेकिन आने वाले समय में गलत नजर आते हैं। जो कुछ लोग शॉर्ट साइटेड होकर के इस प्रकार के गलत डिसीजन जब लेते हैं, तो वो फिर अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो ऐसे प्रकरण आए जब हमारे हमारे उस समय के मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए कि आप ऐसे कर लीजिए, इसको कर लीजिए। मैंने कहा ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये न केवल नियम के प्रतिकूल होगा, बल्कि सभी पदाधिकारियों को परेशानी में डालेगा और पदाधिकारियों को जो पैरवी करने वाले नेता हैं, उन्हें भी परेशानी हो सकती है। आज भले ही नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में परेशानी होगी। तो उन्हें समझाया, तो ये प्रभु की कृपा से ऐसे काम को मैं बिना किसी परेशानी के निपटा पाया। सर आज आप राजस्थान के रहने वाले हैं, बिहार कैडर में मिला था, बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ, अब तो नौकरी खत्म हो गई है। लेकिन कभी ऐसा लगा कि झारखंड बेकार चले गए थे, बिहार ही में रह जाते या झारखंड चले गए अच्छा हुआ, कुछ इस तरह का नहीं, ऐसा नहीं लगता, मन में क्योंकि ख्याल मैं आया? जब ये बिहार झारखंड मेरे लिए एक ही प्रदेश है और जो भी मैंने दिया अपना, समझिए कि जो जीवन के सर्वोत्तम जो काल होता है, वो सर्वोत्तम काल मैंने अपने जीवन का बिहार झारखंड में गुजारा। तो यहाँ पर मैंने पूरे मनोयोग के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया। जितना अधिक लोगों को मैं खुश कर सकूं, उनके दुख दर्द को दूर कर सकूं, इस दिशा में कार्य किया। तो ये लोग मुझे अपने लगते हैं, मुझे पराये नहीं लगते। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं झारखंड में रह रहा हूँ और बिहार आया हूँ। आप लोगों से मिलने के लिए आता रहूंगा, झारखंड में भी रहूंगा। जितना हो सकेगा आज की तारीख में भी संभव आप लोगों की सेवा में, वो सेवा में हम करेंगे, क्योंकि अब यही मेरी कर्म भूमि है। कई बड़े बड़े पदाधिकारी रहे सर, रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आ गए हैं, विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। क्या अरुण कुमार भी कभी भाग आजमाना चाहेंगे एक बार? देखिए, राजनीति करने से क्या है कि एक आदमी की सीमाएं बंध जाती हैं और उसके दायित्व भी लिमिटेड हो जाते हैं लोगों के प्रति। तो राजनीति मेरे मानस पटल पर नहीं है, राजनीति करना। बिना राजनीति के ही यदि लोगों की सेवा अगर हो सके, तो उस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे, जितना अधिक से अधिक लोगों को खुशी दे सके। खुशी देते आए हैं और ऐसे-ऐसे काम किए हैं कि दुखी लोग जो आते थे मेरे चैम्बर में, वो खुश होकर बाहर निकले हैं। इससे बढ़कर संतोष की बात नहीं थी। राजनीति जो करना चाहते हैं, उन्होंने जीवन अपना राजनीति में
न्यौछावर किया है, वो अच्छे से राजनीति करें, मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। जिंदगी के कुछ शब्द सर जो आप पर सूट करता है। जिंदगी के शब्द अ, सही नीयत के साथ, दूरदर्शी सोच के साथ, जितना अधिक लोगों का भला हम कर सकें, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जितना लोगों का कष्ट दूर कर सकें, वही उद्देश्य होना चाहिए, और उसी दिशा में हमने हमेशा कार्य किया है। आगे अब क्या लक्ष्य है सर? क्योंकि अभी लंबा समय है, आपके बहुत सारे इष्ट मित्र होंगे जो कई तरह के सलाह दे रहे होंगे। आगे क्या निर्णय बना रहे हैं सर? किस तरीके से आगे जिंदगी लक्ष्य जीना यही है कि अपने जो जो अनुभव है, उस अनुभव को मैं कैसे अपने कनीय पदाधिकारियों को उससे मदद दूं, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें, कैसे लोगों से जुड़ा रहूं, और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखूं, क्योंकि जब मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा तो मेरा मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहूंगा। तो जब मैं अगर फिजिकली भौतिक रूप से स्वस्थ रहूंगा, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति मैं चिंतित हूँ कि स्वास्थ्य बढ़िया रहे, और जितना अधिक काम कर सकूं, जितना अधिक लोगों को मदद पहुंचा सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। आप सर लगातार शिक्षण संस्थानों में जाया करते थे, स्वास्थ्य के संस्थानों में जाया करते थे, हॉस्पिटलों में। उसके पीछे क्या वजह था? उसके पीछे ये वजह थी, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर एक जगह ज्ञान अर्जन के लिए लोग आते हैं, और एक जगह स्वास्थ्य अर्जन के लिए लोग आते हैं, कैसे बेहतर स्वास्थ्य हो। तो ये दोनों ही जगहों का बहुत अधिक महत्व है। तो इन जगहों को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए, कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षण की सुविधाएं दी जाए, यही उद्देश्य था, ताकि जब जाएंगे तब महसूस करेंगे, लोगों से मिलेंगे जो एक्चुअली उस वातावरण में कार्य कर रहे हैं, जो डॉक्टर उस वातावरण में कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, क्या क्या हो सकता है। और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए। मुझे बहुत ही आनंद आया। अभी रांची का सदर अस्पताल हमारा जो इस ऊंचाई पर पहुंचा है, हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पे, किडनी के ऑपरेशन हो रहे हैं, तो एक आँख के ऑपरेशन हो रहे हैं, कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं। एक मुकाम को छुआ है रांची के सदर अस्पताल ने। इस प्रकार से बाकी अस्पतालों को भी हमने बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में बहुत कदम उठाए हैं, और परिणाम एक दिन में नहीं आता, परिणाम कुछ समय के उपरांत आता है। अगर उसी दिशा में, उसी जोश उत्साह के साथ कार्य चलता रहे, वो ये मुझे उम्मीद है कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं, झारखंड में शिक्षण सुविधाएं, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं हर जगह अच्छी रहेगी, यदि इंटेंशंस हमारे अच्छे हैं, डायरेक्शन सही है, और उसी जोश उत्साह के साथ हम काम करते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ आईएएस ऑफिसर डॉक्टर अरुण कुमार थे जो कि बिहार स सहित झारखंड में अपनी सेवा देने का काम किए और झारखंड के मुख्य सचिव के पद से अपनी मतलब कह सकते हैं कि नौकरी के कार्यकाल को खत्म किया, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब फिर से जो है लोगों को जागरूक करने के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अरुण कुमार एक ऐसे आईएएस ऑफिसर थे जो जिस जिले में गए हैं वहां कई भवन का निर्माण कराए, जहां इनकी नेम प्लेट आज भी दिखाई देगी। जहानाबाद इनकी पहली पोस्टिंग थी, उस समय जहानाबाद नक्सल प्रभावित जिला था। जहानाबाद इनको आना था, दूर दराज के लोग, अलग प्रदेश के लोग जहानाबाद के खौफ से डरते थे, लेकिन जहानाबाद में आकर अरुण कुमार ने इतिहास रचने का काम किया था। अगली एपिसोड में हम आपको फिर एक ऐसे पदाधिकारी से मुलाकात कराएंगे जो बिहार सहित झारखंड की रूपरेखा को बदलने के लिए काम करते रहे हैं।